चलो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस की जब हम बात करेंगे ना, तो बेसिकली याद करना है कि ये होता है इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की ये इनर मेम्ब्रेन में होता है। जब इनर मेम्ब्रेन में होता है तो बेसिकली आपको यहां पर 5 कॉम्प्लेक्स याद करने हैं। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5, है ना। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम जो है वो है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसमें कंपोनेंट आपको याद करने हैं FMN और FES, एनसीईआरटी ने लिखा है। दूसरा अपने पास है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, और इसमें आपको FADH2 और FES को याद करना है। थर्ड कॉम्प्लेक्स है आपके पास साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में बात करते हैं तो साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम C1 आपको याद करना है, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो बोलेंगे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। इसमें याद करेंगे साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर्स, 2 कॉपर सेंटर साथ में याद करने हैं। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो है इसे नाम देते हैं ATPase, है ना, या नाम देते हैं इसको एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सीसोम का नाम देते हैं, जिसमें आपको 2 कंपोनेंट याद करने हैं, एक F0 और एक F1। ऐसे ये 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। इनमें से याद रखना कि भाई जो पहले 4 कॉम्प्लेक्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ATS या ETC में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फोर्थ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट नहीं होता, फोर्थ सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ काम करता है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट हैं वो तो पहले 4 ही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। लेकिन जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होता है ATPase, वो ETS का या ETC का पार्ट नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। अब आप बताएंगे कि भी इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो NADH2 से शुरू होते हैं या FADH2 से शुरू होते हैं। अगर ETS NADH2 का इलेक्ट्रॉन से शुरू होता है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से थर्ड और थर्ड कॉम्प्लेक्स से फोर्थ की तरफ। मतलब ETS के कॉम्प्लेक्स टोटल कितने हैं? 4, लेकिन उन 4 में से इसके लिए काम कौन कर रहा है? NADH2 के लिए 3, 1, थर्ड और फोर्थ। वैसे अगर हम बात करते हैं किसकी? FADH2 की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से 3 और 3 से 4 काम करता है, 2 से 3 और 3 से 4 काम करता है। तो इसका मतलब 4 कॉम्प्लेक्स ETS या ETC के हैं, लेकिन NADH2 से अगर ETS शुरू हो रहा है तो 3 कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ काम करेगा, और अगर ये FADH2 से शुरू हो रहा है तो भी 3 कॉम्प्लेक्स सेकंड, थर्ड और फोर्थ काम करेगा। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ जो होते हैं वो तो कॉमन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। दूसरी बात याद करनी है कि कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो अपने आप में एक प्रोटॉन पंप होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 भी अपने आप में एक प्रोटॉन पंप होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 भी अपने आप में एक प्रोटॉन पंप होता है। तो आपको बताना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ये अपने आप में क्या होते हैं? प्रोटॉन पंप होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 भी प्रोटॉन पंप है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 भी प्रोटॉन पंप है, और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 भी प्रोटॉन पंप है। सेकंड प्रोटॉन पंप नहीं होता। सही है बात या नहीं? तो आप बताएंगे कि ETS में कॉम्प्लेक्स टोटल काम करते हैं कितने? 4। 4 में से NADH2 से कितने? 3। FADH2 से भी कितने? 3। थर्ड और फोर्थ कॉमन होते हैं।
अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर चलता है। कहां पर चलता है? जैसे हमने कहा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की है इनर मेम्ब्रेन। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन यहां पर है, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। और इस तरफ जो है बच्चे, ये भरा हुआ लिक्विड जो है वो मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स के अंदर आपको बताना है कि चलता है क्या? क्रैब साइकिल, और क्रैब साइकिल से बनता है NADS2। सही है। टोटल कॉम्प्लेक्स हमारे पास है कितने? 5। उनमें से 4 ETS के हैं। जैसे मैं कहूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, फिर मैं कहूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, फिर मैं कहूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, फिर मैं कहूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, और फिर मैं कहूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है सबसे लास्ट में। और जो लास्ट वाला 5th कॉम्प्लेक्स होता है उसे हम F0 और F1 का नाम देते हैं, कि भाई ये इसका F1 पार्टिकल हो गया और ये इसका F0 पार्टिकल हो गया। टोटल कॉम्प्लेक्स हो गए 5। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ऐसे ही है। हम बताते हैं कि जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है, इस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स पर NADS2 अपने हाइड्रोजन देता है एक हाइड्रोजन कैरियर को, जिसका नाम है FMN, और NCERT में FMNS लिखा हुआ है। और आप बताइए कि जब FMN हाइड्रोजन लेगा NADS2 से, तो वो बदल जाएगा FMNS2 में, और NADS2 जो है वो फिर से NAD+ को बना देगा। सही है बात या नहीं? और आप बताएंगे, इसके साथ साथ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो H+ आयंस होते हैं वो मैट्रिक्स में फ्री भी अलग से पड़े रहते हैं। सही है। ये H+ आयन किसके हैं? मैट्रिक्स के H+ आयन है, मैट्रिक्स में पड़े हैं इसकी पीएच को रेगुलेट करने के लिए। NADS2 जब NAD+ में बदला तो NADS2 के जो हाइड्रोजन्स थे वो FMN ने लिए और FMNS2 बना दिया फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर, और NAD+ फ्री हो गया फिर से क्रैब साइकिल में काम करने के लिए। अब यहां समझने की बात आपके लिए ये है कि जो FMN था वो FMNS2 से फिर से दोबारा बनेगा। जब ये दोबारा बनेगा तो इस बार इसके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया जाता है FES के पास। लेकिन आपको यह समझना होगा कि यहां पर केवल FES क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन्स लेगा, क्योंकि FES केवल इलेक्ट्रॉन का कैरियर होता है, प्रोटॉन्स को कैरी नहीं करता। तो FMNS2 के जो प्रोटॉन्स होंगे उन प्रोटॉन्स को बोलो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में गिरा दिया जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो किसके पास रह गए? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का कैरियर होता है। प्रोटॉन्स का क्या हुआ? तो प्रोटॉन्स हम बताएंगे कि भाई पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में गिरा दिए गए हैं। क्यों गिरा दिए गए हैं? क्योंकि आयरन सल्फर प्रोटीन जो है वो इलेक्ट्रॉन का कैरियर है या प्रोटॉन का कैरियर है? आयरन सल्फर प्रोटीन इलेक्ट्रॉन्स का कैरियर है या प्रोटॉन्स का कैरियर है? तो हम कहते हैं केवल इलेक्ट्रॉन्स का कैरियर है। अब अगर वो केवल इलेक्ट्रॉन्स का कैरियर है तो जो प्रोटॉन्स होंगे उनको कहां गिरा दिया जाएगा? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। लेकिन ये दोनों प्रोटॉन्स किसके हैं? NADS2 के। इसमें तो कोई इशू है नहीं आपको। अब समझने की बात यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो होता है वो अपने आप में किसका काम करता है? प्रोटॉन पंप का। तो बताओ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में कितने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो है वो 2 H+ आयंस और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में गिराएगा। तो बताइए NADS2 से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए थे? प्रोटॉन्स PMS में कितने गए? कैसे? इसमें से 2 तो किसके थे और 2 मैट्रिक्स के थे। और वो मैट्रिक्स से कौन लाया?
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करते हुए फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ने खुद गिराए, क्योंकि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स अपने आप में खुद एक प्रोटॉन पंप का काम करता है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं? इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं? और प्रोटॉन, चार में से दो किसके और दो किसके? और वो जो मैट्रिक्स से लिए गए हैं वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कंज्यूम करते हुए लिए गए हैं। क्लियर है बात आपको? तो एनसीईआरटी ने भी देखो आपको पहले कॉम्प्लेक्स से टोटल 4 H प्लस आयन जाते हुए दिखाए हैं एटीएस के अंदर, कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन तो दो जा रहे हैं लेकिन प्रोटॉन्स कितने आ रहे हैं? उन चार में से दो प्रोटॉन्स किसके हैं और दो प्रोटॉन्स किसके हैं? एग्जैक्टली यहां तक क्लियर है सब आपको? अब समझने की बात आपके लिए यहां पर यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं NADS2 से। किससे? और जब NADS2 से पढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1, थर्ड और फोर्थ काम करता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कॉम्प्लेक्स कितने हैं? 4, लेकिन NADS2 से काम कितने करेंगे? 3, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो आप बताएंगे कि अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से कहां आएंगे? थर्ड कॉम्प्लेक्स में। और जब ये थर्ड कॉम्प्लेक्स में आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे एक हाइड्रोजन कैरियर यूबिक्विनॉन को। कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए? जब ये दो इलेक्ट्रॉन इसे दिए गए तो यूबिक्विनॉन जो होता है वो बदल जाता है यूबिक्विनॉल में, UQS2 में। किस में बदल जाता है? UQH2 में बदल जाता है। सही है? अगर आप चाहते हैं कि भाई दो इलेक्ट्रॉन के साथ दो प्रोटॉन्स भी आए तो वो प्रोटॉन्स कहां से लिए जाएंगे? मैट्रिक्स से। तो यूबिक्विनॉन दो प्रोटॉन और मैट्रिक्स से लेगा और क्या बनाएगा? UQS2, यूबिक्विनॉल बनाएगा। और ये यूबिक्विनॉल फिर से किस में बदलेगा? UQ में। लेकिन UQ में बदलने के लिए जरूरी है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन किसी को दे। तो हम बताएंगे कि थर्ड कॉम्प्लेक्स में होता है साइटोक्रोम, और साइटोक्रोम C1, और साथ ही साथ काम करता है FeS। सही है? तो जो यूबिक्विनॉल था UQS2 उसने अपने हाइड्रोजन्स किसको दिए? लेकिन आपको यह समझना होगा कि जो साइटोक्रोम होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का कैरियर होता है। साइटोक्रोम केवल इलेक्ट्रॉन्स का कैरियर होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रख लेगा? साइटोक्रोम बी। लेकिन क्या UQ के पास केवल इलेक्ट्रॉन थे? नहीं, मैट्रिक्स से क्या आए थे? H प्लस। वो H प्लस जो आए आए हैं वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 कहां गिरा देगा? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। सही है बात या नहीं? अब आप बताओ कि ये जो दो प्रोटॉन है ये तो यूबिक्विनॉन के थ्रू आए हैं, लेकिन क्या कॉम्प्लेक्स नंबर 3 खुद अपने आप में एक प्रोटॉन पंप है? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर 3 अपने आप में खुद एक प्रोटॉन पंप है? बिल्कुल है। अगर ये अपने आप में एक प्रोटॉन पंप है तो आप बताइए कि जब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, कितने? तो आप बताइए कि जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से दो H प्लस आयंस को और गिरा देगा कहां पर? तो इसका मतलब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में दो इलेक्ट्रॉन के साथ दो प्रोटॉन तो मैट्रिक्स के और दो NADS2 के। वैसे आपको बताना है थर्ड कॉम्प्लेक्स में दो प्रोटॉन्स तो यूबिक्विनॉल के थ्रू और दो प्रोटॉन्स खुद कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने गिराए, तो टोटल कितने आए? 4। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन कितने मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स तो दो लेकिन प्रोटॉन 4। उन चार में से दो किसके और दो किसके? मैट्रिक्स से। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में भी इलेक्ट्रॉन मूव कितने कर रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन कितने? उस चार में से दो प्रोटॉन किसकी वजह से और दो प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के खुद की वजह से आए हैं। सही है? फिर हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की ओर होता है, और ये जो मूवमेंट है वो करवाता है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। साइटोक्रोम C एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स वो देगा फोर्थ कॉम्प्लेक्स में खुद चल के। और आप बताएंगे कि साइटोक्रोम C इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन।
इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर होता है, मतलब पीएमएस वाली साइड में होता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस वाली साइड में होता है, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ में, और कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ में किसको देगा? कॉपर ए, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए3 और कॉपर बी। ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सही है। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? 2। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर 4 भी अपने आप में एक प्रोटॉन पंप है? ठीक है। क्या फोर्थ कॉम्प्लेक्स के साथ NaDH2 काम कर रहा है? नहीं, NaDH2 केवल फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के साथ काम करता है। क्या यूबिक्विनॉल फोर्थ कॉम्प्लेक्स के साथ काम कर रहा है? नहीं, यूबिक्विनॉल किसके साथ काम करता है? थर्ड कॉम्प्लेक्स के साथ। तो क्या ये दो प्रोटॉन NaDH2 वाले या यूबिक्विनॉल वाले गिरा सकता है? नहीं। लेकिन क्या ये खुद प्रोटॉन पंप है? एग्जैक्टली exactly। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो बोलो मैट्रिक्स से 2 ही प्रोटॉन लाएगा, ये 4 नहीं लाएगा। ये 2 प्रोटॉन क्यों लाया, समझ पाए बात या नहीं? क्योंकि फोर्थ कॉम्प्लेक्स के साथ ना तो काम करता है कौन, और ना ही काम करता है कौन? तो बोलो जो 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ रहे थे वो नहीं आएंगे, केवल वही प्रोटॉन आएंगे जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स अपने आप में गिराता है। कहां पर? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन कितने आए, जिसमें से 2 किसके थे? NaDH2 की वजह से। थर्ड कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन कितने आए, जिसमें से 2 यूबिक्विनॉन की वजह से थे। ऐसे आपको समझना है फोर्थ कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन कितने आए? 2, और वो किसी की वजह से नहीं आए, किसी की वजह से नहीं आए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस और नो? तो आप बताइए कि टोटल H प्लस आयंस कितने आए? तो बोलो 10। पीएमएस में टोटल H प्लस आयन कितने आए? 10 H प्लस आयन आए। सही है? यस और नो? बिल्कुल। अब आप बताइए कि यहां से जब ये H प्लस आयन F नॉट पार्टिकल को क्रॉस करके दोबारा कहां जाएगा? मैट्रिक्स में। क्यों क्रॉस करेगा? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पीएमएस वाली साइड में तो डेवलप हो जाएगा क्या? प्रोटॉन ग्रेडियंट, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाली साइड में नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। सही है? तो H प्लस आयंस अपनी हायर कंसंट्रेशन टू कहां जाएंगे? लोअर कंसंट्रेशन। किसमें से जाएंगे? F नॉट में से जब H प्लस आयन क्रॉस करते हैं तो F नॉट अपने एक्सिस पर क्या करेगा? रोटेट। तो F1 का होगा कॉन्फर्मेशनल चेंज, जिससे कि आप बताते हैं कि F1 पार्टिकल पर फॉर्मेशन हो जाता है किसका? ATP का। तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे आप कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्या नाम देते हैं? लेकिन इसे आप कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्यों कहेंगे? क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की वजह से जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम नाम क्या दे रहे हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो आप बताइए, ईटीएस तो ये प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये प्रोसेस है, लेकिन उसमें एटीपी बनने वाला जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, उस एटीपी बनने को हम नाम क्या देते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसलिए एनसीईआरटी ने जब 232 नंबर पेज पे नीचे हेडिंग शुरू करी ना ईटीएस के बारे में, तो एनसीईआरटी ने हेडिंग क्या लिखी है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो आप बताओ, ईटीएस तो ये पूरा प्रोसेस हो गया, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पर्टिकुलर ये एटीपी फॉर्मेशन को कहते हैं। क्लियर है बात? यस और नो? अब आप देखो बच्चे, एक एटीपी का अगर आपको फॉर्मेशन करना है तो कितने H प्लस आयन F नोड को क्रॉस करने चाहिए? 4। आप बताइए, अगर 4 H प्लस आयन क्रॉस कर जाते हैं किसे? F नॉट पार्टिकल को, तो कितने एटीपी बनते? वेरी गुड। अब आप बताओ कि एक NaDH2 से टोटल H प्लस आयन कितने आए? 10। तो आप बताओ कि एक NaDH2 जो है उससे कितने एटीपी बने?
2.5 एटीपी एग्जैक्टली तो यही बनते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं कि एक NaDH2 से 3 एटीपी। आपको राउंड फिगर में यही पढ़ाया जाता है। ये भी आप पढ़ोगे जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना, तो फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी आपको, तो रेफरेंस बुक्स लगती हैं उसमें। तो जब वो रेफरेंस बुक्स आपको पढ़ाई जाती हैं तो आपको बताया जाता है कि 1 NaDH2 जो होता है वो 2.5 एटीपी के इक्वल होता है, और वो 2.5 की कैलकुलेशन आपके सामने है कि टोटल 10 H प्लस आयन आते हैं, जिनमें से 4 H प्लस आयन से 1 एटीपी बनता है, तो 10 से 2.5 होंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में कितने एटीपी समझाए गए एक NaDH2 से, पूछो क्यों? क्योंकि जब आपने NaDH2 से ETS को शुरू किया, किससे? तो बताइए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 था, ये इधर H प्लस आयन को गिराता है और प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करता है। तो आप बताएंगे कि जब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन्स इधर आए, तो ये प्रोटॉन्स यहां से F नोट को क्रॉस करते हैं और ATP का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ATP सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल है। फिर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन किस तरफ आए? थर्ड। जब थर्ड में इलेक्ट्रॉन चल रहे थे तो फिर से क्या यहां गिराए गए? प्रोटॉन्स। इन प्रोटॉन्स ने क्या डेवलप किया? ग्रेडियंट। और फिर यहां से ये प्रोटॉन्स इधर गए तो क्या बना? एटीपी। तो क्या थर्ड कॉम्प्लेक्स भी एटीपी बनवाता है? यस और नो? क्या फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से ग्रेडियंट डेवलप होता है? एटीपी बनते हैं। क्या थर्ड कॉम्प्लेक्स से ग्रेडियंट डेवलप होता है? एटीपी बनते हैं। फिर आप बताओगे कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आए? फोर्थ कॉम्प्लेक्स में। तो क्या फोर्थ कॉम्प्लेक्स भी प्रोटॉन्स को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में गिराता है? क्या ये ग्रेडियंट डेवलप करता है? क्या ये एटीपी बनवाता है? बिल्कुल। तो आप बताइए कि जब आप ईटीएस किससे पढ़ते हैं, तो 3 ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो एटीपी बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब ईटीएस के दौरान 3 टाइम्स एटीपी बनता है NaDH2 से। उस 3 टाइम्स को हमने क्या कर दिया? 3 एटीपी। लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन क्या होती है? लेकिन हमें किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है? 1 NaDH2 इज इक्वल टू 3 एटीपी, क्योंकि अब 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। रेफरेंस बुक्स में जाओगे तो पता चलेगा 1 NaDH2 इज इक्वल टू 2.5 एटीपी। इसमें कोई इशू? बढ़े आगे? हाँ या ना? पक्का? अब आप बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास, किसके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास कौन आया था? हम बताते हैं साइटोक्रोम बी के पास इलेक्ट्रॉन्स थे। ये इलेक्ट्रॉन्स अब किसने लिए? बताओ। ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन ने यहां से इलेक्ट्रॉन कितने लिए? और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर फिर क्या बना दिया? वाटर। और मैट्रिक्स से क्या ले लिए? प्रोटॉन्स। इस वाटर को नाम क्या दिया गया? बोलो। मेटाबॉलिक वाटर। क्या बोला गया? मेटाबॉलिक वाटर। तो ऑक्सीजन का काम केवल इतना ही है कि वो ईटीएस के एंड में इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से। किसका? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस का काम इतना ही है कि वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और क्या बना देता है? सांस लो, सांस। ऑक्सीजन अंदर गई, ट्रेकिया, लंग्स, लंग्स के थ्रू ब्लड में, ब्लड से फिर कहां गई? आपकी सेल्स में। बताओ, सेल्स में जाने के बाद ऑक्सीजन का हुआ क्या? बस उसने ये क्या किए? इलेक्ट्रॉन्स को लिया और क्या बना दिया? वाटर। आप सांस लेना बंद करो थोड़ी देर के लिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है तब तक रोकिए अपनी सांस। सांस नहीं लेनी आपको। जब आपको लगे, हाथ नहीं रखना भाई, जब आपको लगे कि हाँ भाई नहीं हो रहा, तो हाथ खड़े कर देना के साथ छूट गई। हम्म। हम्म। हो गया ना ऐसे? बताओ, एक टाइम के बाद आपको बुरा क्यों लग रहा है अंदर से? आपने सांस लेना बंद कर दिया, एक टाइम के बाद आपको बुरा लगने लग गया, पूछो क्यों? बोलो। इस ऑक्सीजन ने यहां से क्या लेना बंद कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स लेना। बोलो, ये फ्लो रुक गया, जो इलेक्ट्रॉन जहां था वही रुक गया, वही रुक गया। तो बोलो, NaDH2 से दोबारा क्या नहीं बन पाया?
और Na+ नहीं बन पाया तो क्या बंद हो गया? क्रेब साइकिल बंद हो गया। इसका मतलब ये समझो कि एक ऑक्सीजन ना होने की वजह से पूरा का पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन ही बंद हो जाता है। और हम कैसे ऑर्गेनिज्म हैं? एरोबिक ऑर्गेनिज्म। हम कैसे ऑर्गेनिज्म हैं? एरोबिक ऑर्गेनिज्म। और एरोबिक ऑर्गेनिज्म को किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? तो ऑक्सीजन का कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन बड़ा काम है। ऑक्सीजन केवल क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स लेती है, लेकिन उसकी वजह से हम जिंदा है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है। तो आप बताइए कि ऑक्सीजन इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऑक्सीजन इज एक्सटर्नल एक्सटर्नल, क्योंकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कहीं नहीं बनती, बाहर से किसी प्रोसेस से आती है। सही है बात या नहीं? तो एक्सटर्नल फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ईटीएस क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। सही है बात या नहीं? अब मुझे बताओ, एक वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? वेरी गुड। एक वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। आपके पास पीएमएस में टोटल हाइड्रोजन कितने आए? 10। और ये 10 के 10 यहां से वापस जाएंगे तो कितने वाटर बनेंगे? भैया आपके पास H+ कितने हैं? 10। एक वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं? तो कितने वाटर बनेंगे? 1। पूछो कैसे? आप ये देखो, आपके पास H+ कितने थे? 10 में से NaDH2 के कितने हैं? बाकी 8 कहां से आए? तो बताओ कि जब 10 वापस आएंगे तो जो 8 मैट्रिक्स से लिए थे ना, वो तो मैट्रिक्स को ही बैलेंस कर देंगे। बचे कितने? 2 जो एक्स्ट्रा है वो व्हाइट कलर से अलग से बनाए हैं मैंने, वो वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि आप ये सोचो, आपके पास इलेक्ट्रॉन तो 2 ही चल रहे हैं ना, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, तभी तो 2 हाइड्रोजन बनेंगे। और अगर आपको यहां पर वाटर 5 बनाने होते तो आप ये सोचो कि 10 प्रोटॉन के साथ आपको इलेक्ट्रॉन्स भी तो 10 चाहिए थे। लेकिन आप ये भी सोचो कि टोटल पीएमएस में जो 10 H+ आयन गए हैं, उन 10 में से 8 तो किसके हैं? मैट्रिक्स के। NaDH2 के केवल एक्स्ट्रा 2 है। तो उधर से जब इधर लाए हम 10 को, तो उसने कहा कि भाई 8 तो मैट्रिक्स के थे, और जो 2 एक्स्ट्रा है वो क्या कर देंगे? वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे। इसका मतलब अगर आप एक NaDH2 को ETS में लाते हैं, सही है, तो आप एक ही वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। एक ही, हाँ, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। समझ पाए हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो आप बताओ, 1 NaDH2 इज इक्वल टू 3 ATP, टोटल H+ आएंगे 10, और एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ये NaDH2 से ETS कंप्लीट हुआ। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। पक्का? हम्म। ये कौन है? आउटर मेम्ब्रेन। ये कौन है? इनर मेम्ब्रेन। और इस इनर मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे। यहां आप बताओ कि भाई ये मैट्रिक्स है, इनर मेम्ब्रेन है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। यहां ये बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है। इसका काम तो हम कर चुके हैं, तो इसको अपने पढ़ना नहीं। फर्स्ट नंबर कॉम्प्लेक्स में NaDH2 से अभी भी पढ़ा है। फर्स्ट के बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे कौन सा? थर्ड। और फिर यहां कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे हम कौन सा? सेकंड। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा? फोर्थ। और फाइनली लास्ट में ये वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा? बताते हैं, फिफ्थ। F0 और F1। सही है। अब आप बताओ कि अब हम शुरू कर रहे हैं ETS को सेकेंड कॉम्प्लेक्स से। कहां से? सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो होता है बच्चे, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। ये कॉम्प्लेक्स कॉमन कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स कॉमन कॉम्प्लेक्स है ETS और क्रेब साइकिल के बीच में, क्योंकि क्रेब साइकिल की एक रिएक्शन थी जिसमें हम कहते हैं कि जो सक्सिनिक एसिड है वो बदलता है फ्यूमेरिक एसिड में।
और जब सब्सक्रिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है तो आप बताएंगे कि FAD प्लस कन्वर्ट्स इनटू FADS2 ऑन इनर मेम्ब्रेन। सही है, क्योंकि सेकेंड कॉम्प्लेक्स सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और यहां आपको बताना है कि जो सक्सिनिक एसिड है फ्यूमेरिक एसिड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। और आप बताएंगे कि FAD प्लस जो है वो FADS2 में बदल रहा है। सही है। अब FADS2 फिर किस में बदलेगा, FAD प्लस में। तो इसमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स कौन लेगा, FES। तो आप बताएंगे FES इसके क्या रख लेगा, इलेक्ट्रॉन्स, और इसके जो प्रोटॉन्स होंगे वो कहां डाल दिए जाएंगे, बोलो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, सॉरी मैट्रिक्स में। आप बताइए सेकेंड कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन पंप का काम नहीं करता, ध्यान देना यहां पे, सेकेंड कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन पंप का काम नहीं करता। इसका मतलब सेकेंड कॉम्प्लेक्स कभी भी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन्स नहीं डालता, वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए क्या प्रोवाइड करवाता है, इलेक्ट्रॉन्स। सही है। और आप बताइए कि H प्लस आयंस मैट्रिक्स में पहले से ही पड़े होते, सही है बात या नहीं। अब होगा क्या, होगा ये कि जो अब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा था, सेकंड, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के पास। लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के पास जाएंगे तो यहां पर फॉर्मेशन किसका किया जाएगा, UQ से UQS2 और UQS2 से UQ का। सही है। इसका फॉर्मेशन करने के लिए FES से क्या लाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ये दो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं यहां पर। जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो मैट्रिक्स से क्या लिए जाएंगे, H प्लस आयंस, और UQ से क्या बन जाएगा, UQS2। और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जो होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में रहता है साइटोक्रोम B, FES, और साइटोक्रोम C1। सही है। अब आप बताओ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है वो इलेक्ट्रॉन किससे लेता है, 1 से भी और कॉम्प्लेक्स। तो बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 इलेक्ट्रॉन चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से ले और चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से ले, हमेशा लेगा यूबिक्विनॉन के थ्रू ही। किसके थ्रू लेगा, यूबिक्विनॉन के थ्रू लेगा। तो अब आप बताइए कि जब यूबिक्विनॉन से ये इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम बी को दिए जाएंगे, किसको दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए कि जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल से प्रोटॉन लिए गए, मैट्रिक्स से जो प्रोटॉन्स लिए गए, वो प्रोटॉन्स कहां डाल दिए जाएंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। सिंपल बात, मतलब सेम टू सेम यही वाला कॉन्सेप्ट। बस तब इलेक्ट्रॉन किसके आ रहे थे, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के। अभी इलेक्ट्रॉन किसके आ रहे हैं, सेकंड कॉम्प्लेक्स के। तरीका तो वही है, तरीका तो वही है, हाँ या ना। फिर आप बताते हैं कि भाई जब थर्ड कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो थर्ड कॉम्प्लेक्स खुद अपने आप में एक क्या होता है। तो आप बताएंगे कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करेंगे, क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, FADS2 के। तो आप बताइए कि ये खुद अपने आप में एक प्रोटॉन पंप होता है, तो ये मैट्रिक्स से क्या लेगा, 2H प्लस आयंस। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से कितने प्रोटॉन गए, 4। इलेक्ट्रॉन कितने गए, 2। 2 के साथ प्रोटॉन कितने गए, 4। उन 4 प्रोटॉन्स में से 2 प्रोटॉन किसकी वजह से है, यूबिक्विनॉन की वजह से, और 2 प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 खुद गिराता है। 2 प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 खुद गिराता है। सही है बात, यस और नो। फिर हम बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ को, किसके थ्रू देगा, साइटोक्रोम सी के थ्रू। तो यहां से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास और सी से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। सही है। और जब ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो फोर्थ कॉम्प्लेक्स में काम करेगा कॉपर ए, साइटोक्रोम A3 और कॉपर बी। सही है। कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्या फोर्थ कॉम्प्लेक्स अपने आप में एक प्रोटॉन पंप का काम करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन क्या उसके साथ FADS2, NADS2 या UQS2 काम करता है, नहीं। तो आप बताएंगे केवल और केवल कितने प्रोटॉन गिराएगा, 2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड से कितने प्रोटॉन आए और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से कितने प्रोटॉन आए, इसके अलावा तो कोई प्रोटॉन आया ही नहीं। और फोर्थ कॉम्प्लेक्स जो है वो फाइनली अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा और फॉर्मेशन किसका करवाएगा,
और इसका फॉर्मेशन करने के लिए H+ आयन भी लिए जाएंगे मैट्रिक्स से। ये तो क्लियर है आपको। अब आप मुझे बताओ टोटल H+ आयन कितने आए? हाँ, तो H+ आयंस इन PMS कितने? 6। एक एटीपी का फॉर्मेशन को जो करता है तो हम कहते हैं कि 4 H+ आयंस, कौन? 4 H+ आयंस अगर F0 को क्रॉस करते हैं, 4 H+ आयन अगर F0 को क्रॉस करते हैं तो F1 पार्टिकल पर फॉर्मेशन किसका होता है? एटीपी का। इसे नाम देते हैं हम क्या? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सही है। तो आप बताइए कि भाई 4 H+ आयन से एक एटीपी बन रहा है, टोटल H+ आयन कितने आए? 6। तो आप बताओ वास्तव में एक FADH2 जो होता है वो 1.5 एटीपी बनाता है। सही है, क्योंकि 4 से 1 बनेगा तो 6 से 1.5 बनेंगे। लेकिन हमें पढ़ना है जिस लेवल पर हम है अभी, 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 एटीपी। 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 एटीपी। सही है। अगर ऐसा है कि एक FADH2 से 2 एटीपी बन रहे हैं, एक FADH2 से 2 एटीपी बन रहे हैं, तो आप 2 एटीपी ये कैसे बताते हैं? तो हम बताते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स इसमें काम करते हैं 3, एक तो सेकंड, एक थर्ड, एक फोर्थ। लेकिन क्या सेकंड कॉम्प्लेक्स ग्रेडियंट डेवलप करता है? नहीं करता। लेकिन क्या थर्ड कॉम्प्लेक्स ग्रेडियंट डेवलप करके एटीपी बनाता है? क्या फोर्थ कॉम्प्लेक्स ग्रेडियंट डेवलप करके एटीपी बनाता है? तो कितने ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो एटीपी बनाते हैं? और NADH2 से कितने ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो एटीपी बनाते हैं? FADH2 से कितने ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो एटीपी बनाते हैं? तो बताओ कि अगर ETS FADH2 से चलता है तो 2 बार एटीपी बनता है, और उस 2 टाइम्स को हमने क्या कर दिया? 2 एटीपी। सही है बात? यस और नो? टोटल H+ आयन कितने आए? और 6 के 6 कहां से आए? मैट्रिक्स से। और वापस कितने जाएंगे? तो बोलो 6 आए थे, 6 चले गए, तो वाटर कैसे बनाओगे? तो हम बताते हैं कि जो FADH2 था ना हमारे पास, ये जब FADH2 दोबारा किस में बदल रहा था, तो ये देखो ये एक्स्ट्रा H+ आयन ये वाले थे और ये वाटर बनाएंगे। इसका मतलब एक्स्ट्रा H+ आयन तो आए हैं, लेकिन PMS के थ्रू नहीं आए, डायरेक्ट आ गए। और वो जो डायरेक्ट आ गए वो किसका फॉर्मेशन कर देंगे? मतलब जो एक्स्ट्रा 2 H+ आयन है वो तो बना देंगे वाटर को, और जो मैट्रिक्स से लिए गए थे वो वापस मैट्रिक्स को बैलेंस कर देंगे। इसमें कोई इशू? यस और नो? पक्का? तो आप बताइए एक FADH2 से किससे कितने वाटर बनेंगे? 1 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। इसमें कोई इशू? पक्का? एनसीईआरटी का डायग्राम देखो आप। एनसीईआरटी के डायग्राम में H+ आयंस की कैलकुलेशन नहीं है, मैं पहले ये क्लियर कर दूं। उसने केवल और केवल ETS का फ्लो आपको बताया है। आप ऊपर से चलोगे ना फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से, तो NADH2 से इलेक्ट्रॉन्स FMN, FMN से FES, FES से यूबिक्विनॉन, यूबिक्विनॉन से फिर गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के अंदर साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम C1, और फिर साइटोक्रोम C से होते हुए कॉपर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और कॉपर B से होते हुए लास्ट में वाटर बन गया। ये तो हुआ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से। और अगर आप चलोगे कौन से कॉम्प्लेक्स से? सेकंड से, जो तीसरे नंबर पे आपको वायलेट कलर का एक दिया गया है, रैकेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, वो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है। उसके ठीक ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है हरे रंग का। तो सेकंड कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन कहां गए? थर्ड में, और थर्ड से साइटोक्रोम C के थ्रू 4 में। लेकिन आप देखो फर्स्ट से H+ आयन PMS में आ रहे हैं, थर्ड से भी H+ आयन PMS में आ रहे हैं, फोर्थ से भी H+ आयन PMS में आ रहे हैं, लेकिन जो सेकंड कॉम्प्लेक्स होता है वहां से कोई H+ आयन नहीं आ रहा है। सही है बात या नहीं? पेज पलटोगे तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का डायग्राम दिया गया है। यहां जो थ्योरी दी गई है डायग्राम के ठीक साथ, यही वाली ऊपर, इस थ्योरी में देखो आप सेकंड लास्ट लाइन जो है उसमें 4 H+ आयन से एक एटीपी बनता हुआ एनसीईआरटी ने लिखा है कि 4 H+ आयन जब क्रॉस करते हैं तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा। 2 होगा आपके एनसीईआरटी में, नए एडिशन में 4 आ गया है तो आपने 4 कर रखा होगा, लेकिन डायग्राम में एनसीईआरटी ने इसको नहीं बदला है।
समझ रहे हैं, वहां अभी भी 2 ही प्लस है, लेकिन गलत बात है। जब थ्योरी में आपने 4 H प्लस आयन कर लिए हैं तो वहां पर भी क्या आना चाहिए, 2 H प्लस आयन की जगह 4 H प्लस आयन होना चाहिए। अब है नहीं, वो बात अलग है। तो एनसीईआरटी ने डायग्राम में चेंज नहीं किया, लेकिन थ्योरी में तो चेंज कर दिया। तो आप बताओ, जब आप NADS2 से ETS चलाते हो तो कितने कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, नाम बताओ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। FADS2 चलाते हो तो कितने कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, 3। कौन कौन से, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो कॉमन है। क्या फर्स्ट कॉम्प्लेक्स एटीपी बनाता है, सेकंड बनाता है, नहीं बनाता। सेकंड कॉम्प्लेक्स एटीपी नहीं बनाता क्योंकि वो प्रोटॉन ही नहीं गिराता। क्या थर्ड बनाता है एटीपी, क्या फोर्थ बनाता है एटीपी, क्या फिफ्थ कॉम्प्लेक्स भी ईटीएस का पार्ट है, नहीं, ईटीएस के साथ काम करता है। ये ईटीएस का पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ईटीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स से तो क्या निकलते हैं, प्रोटॉन्स, H प्लस आयंस, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो पांचवा कॉम्प्लेक्स इन चारों के साथ काम करता है, पांचवा कॉम्प्लेक्स ईटीएस का पार्ट नहीं होता। ईटीएस या ईटीसी का पार्ट तो पहले 4 कॉम्प्लेक्स ही रहेंगे। क्लियर है, यहां तक कोई इशू, बढ़े फिर आगे। अच्छा एक बात ना, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि नंबर ऑफ एटीपी आर सिंथेसाइज्ड बाय द ईटीएस और द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द हाइड्रोजन डोनर या इलेक्ट्रॉन डोनर। और सही बात भी है, अगर आपके पास ईटीएस के अंदर हाइड्रोजन डोनर NADS2 होता है तो आप 3 एटीपी बनाते हैं एक NADS2 से, लेकिन अगर FADS2 होता है तो आप 2 एटीपी बनाते हैं एक। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, ये ध्यान रखिएगा, आप एनसीईआरटी ने लिख के दिया है। अब इधर देखो, आप बताओ, हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस कहां से शुरू किया था, ग्लूकोज से हमने क्या बनाया था, PgAl, और फिर PgAl से हमने बनाया था पायरुविक एसिड को, सही है। तो आप बताइए कि जैसे ये एक पायरुविक एसिड और ये एक दूसरा पायरुविक एसिड, कितने पायरुविक एसिड, 2। फिर ये पायरुविक एसिड आगे फॉर्मेशन करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का, और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है किसमें, क्रेब्स साइकिल में, सही है। आप बताइए कि जब आप ग्लूकोज से PgAl का फॉर्मेशन कर रहे थे तो आपने 2 एटीपी कंज्यूम किए थे, लेकिन बदले में आपको 4 एटीपी मिल गए थे। इस 4 एटीपी के साथ साथ हमने कहा कि हमें 2 मॉलिक्यूल NADS2 भी मिले। तो आप बताओ, आपने 4 एटीपी बनाए और आपने 2 एटीपी खर्च किए, तो आपके पास यहां एटीपी फ्री कितने हो गए, 2 एटीपी आपको एक्स्ट्रा मिल गए। इस प्रोसेस का नाम था ग्लाइकोलाइसिस। फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद आप अंदर आ गए, सही है। लिंक रिएक्शन, पायरुविक एसिड में कार्बन कितने थे, 3, और एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2। तो आपने यहां पर एक मॉलिक्यूल किसका निकाला और साथ में एक मॉलिक्यूल क्या बनाया, सही है। क्रैब साइकिल में आपने 2 मॉलिक्यूल किसके निकाले, 3 मॉलिक्यूल किसके बनाए, एक मॉलिक्यूल किसका बनाया, और एक मॉलिक्यूल आपने बनाया जीटीपी या फिर एटीपी का, है ना। अब आप बताओ कि लिंक रिएक्शन वाले जो NADS2 हैं, अगर वो ETS में जाएं तो कितने एटीपी बनाएंगे, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि एक NADS2 से कितने एटीपी काउंट करने हैं, 3 एटीपी। फिर आप बताओ, 2 CO2 थे और यहां NADS2 कितने हैं, 3 NADS2 अगर किस में जाए, ETS में, तो टोटल एटीपी कितने बनेंगे, 9। क्यों बनेंगे, एक NADS2 से 3, तो 3 NADS2 से 9। और अगर एक FADS2 ETS में जाए तो कितने एटीपी बनेंगे, और ये वाला जो एटीपी है वो तो इसे आपको एटीपी ही काउंट करना होगा, और ये SLP का एटीपी है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का एटीपी है, सही है बात, यस और नो।
और आप बताएंगे कि सेम टू सेम कैलकुलेशन बैठेगी इधर। सही है। अब मुझे आप बताओ, एक पायरुविक एसिड से एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल कितने एटीपी बनते हैं? हाउ मेनी टोटल एटीपी मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया? काउंट कर ले भाई, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 15। 3, बोलो 3 और 9 12 और 2 14 और 1 15। सही है। टोटल पायरुविक एसिड से 15 एटीपी बनते हैं। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम पायरुविक एसिड, तो आपका आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि एसएलपी डायरेक्ट सिंथेसिस है। और हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द पायरुविक एसिड बाय ईटीएस? 14। ईटीएस से 14, एक डायरेक्ट, टोटल 15। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए? एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल से टोटल कितने एटीपी सिंथेसाइज होते हैं? कितने? 12 एटीपी बनते हैं। एक NADH2 से, सॉरी, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से 12। डायरेक्ट कितने बनेंगे? हाँ, बाय ईटीएस 11। 11 और एक 12 टोटल। और पायरुविक एसिड से टोटल 15। तो पायरुविक एसिड ग्लूकोज से कितने बनते हैं? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कितने बनते हैं? तो 15 और 15 30 एटीपी, और 2 सीधे ग्लाइकोलाइसिस के 32। और अगर इस NADH2 को भी अगर आप कहां ले जाओ तो कितने एटीपी टोटल बताओ? तो बताओ, यही तो कहते हैं हम कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी का फॉर्मेशन। सही है बात या नहीं? एक पायरुविक एसिड से 15, 2 से 30, 2 ग्लाइकोलाइसिस के सीधे कितने हुए? 32। और 2 NADH2 से कितने हो गए? कितने हो गए? 38। और हम कहते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिवन 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसा एनसीईआरटी ने मेंशन भी किया है ना, 234 नंबर पेज है एनसीईआरटी का, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है, चैप्टर की लास्ट लाइन है, सेकंड लास्ट लाइन है, मेंशन है एनसीईआरटी के अंदर सेकंड लास्ट लाइन में 234 नंबर पेज पे, 234 पे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट चैप्टर का, मतलब ये जो पैराग्राफ है इसका लास्ट सेकंड लास्ट लाइन है पूरे पेज की। और यहां मेंशन है 38 एटीपी, है या नहीं है? तो वही 38 एटीपी आपको काउंट करने का, काउंटिंग आपको आती है? ये कोई पूछेगा तो बता देंगे आप? आप बताइए, हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट था कार्बोहाइड्रेट। बोलो, कार्बोहाइड्रेट में सबसे पसंदीदा कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म था? ग्लूकोज। इसलिए पूरा का पूरा चैप्टर हमें किसके बेस पर पढ़ाया गया? ग्लूकोज के बेसिस पर पढ़ाया गया। ग्लूकोज में कार्बन कितने? 6 कार्बन। अब आप बताओ कि ये ग्लूकोज आगे बदलेगा किसमें? PGAL और DHAP में। किसमें कन्वर्ट होगा? फिर आप बताओगे कि जो PGAL है वो किसको बनाएगा? और पायरुविक एसिड जो है बच्चे वो रिएक्ट करेगा, मतलब पायरुविक एसिड जो है वो आगे बनाएगा किसको? एसिटाइल को एंजाइम ए को। और एसिटाइल को एंजाइम ए रिएक्ट करेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, और फॉर्मेशन करेगा यहां पर किसका? सिट्रिक एसिड का। फिर सिट्रिक एसिड से क्या बनेगा? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। क्या बनेगा? और फिर इस अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से तो आपको समझना है सक्सिनाइल को एंजाइम ए। और फिर इससे क्या बनेगा? हाँ, सक्सनिक एसिड, फिर मैलिक एसिड, ऐसे करके। सही है। और फाइनली फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? इसे हम क्या नाम देते हैं? क्रेब्स साइकिल। क्लियर है? बोलो, ये सब हमने पढ़ा है। ग्लूकोज से PGAL और DHAP का फॉर्मेशन, फिर PGAL से पायरुविक एसिड, देन लिंक रिएक्शन के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन, फिर उसके बाद उससे क्रेब्स साइकिल का चलना, ये सब हमने ग्लूकोज से पढ़ा है। लेकिन क्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमेशा कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं? नहीं। आप बताइए, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट्स भी हो सकते हैं। जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि एक फैट मॉलिक्यूल जो होता है, कौन?
फैट मॉलिक्यूल जो होता है, उस फैट मॉलिक्यूल में दो चीजें मिलती हैं आपको। एक आपको बताना है फैटी एसिड्स, और दूसरा आपको बताना है ग्लिसरॉल। क्या बताना है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और आप बताइए कि जो ग्लिसरॉल होता है वो फॉर्मेशन कर सकता है किसका? DHAP का। और DHAP किस में बदल जाएगा? हाँ, तो ये एक तरह से कैटाबॉलिज्म हो गया ग्लिसरॉल का, कि ग्लिसरॉल को बदला DHAP में, DHAP से PGAL, PGAL से पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A, और एसिटाइल कोएंजाइम A से आगे हमने चला दिया क्रेब्स साइकिल को। सही है बात या नहीं? लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि फैट से जो फैटी एसिड मिलते हैं, वो फैटी एसिड भी रेस्पिरेशन में यूज किए जा सकते हैं। और जब फैटी एसिड यूज किया जाता है तो किसको बनाया जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए को। और आप बताइए कि ये इसका क्या हो गया? कैटाबॉलिज्म। कि भाई फैटी एसिड को हमने बदल लिया एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और फिर उससे चला दिया हमने किसको? क्रेब्स साइकिल को। आप बताइए कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्या बोलेंगे? कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए इज नोन एज बीटा ऑक्सीडेशन। और बीटा ऑक्सीडेशन होता है, बोलो, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन पेरोक्सिसोम। सही है? ये यूज हुए, बोलो कौन? फैट्स। लेकिन क्या कार्बोहाइड्रेट और फैट ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स होते हैं? नहीं। आप बताइए प्रोटीन्स भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। कौन? प्रोटीन्स भी क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और आप बताइए प्रोटीन नहीं, प्रोटीन आगे टूटता है किसमें? अमीनो एसिड्स में। और अमीनो एसिड किसको बनाते हैं? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, या एसिटाइल को एंजाइम ए, या फिर पायरुविक एसिड। जैसे कि फैट इस रेस्पिरेटरी पाथवे में दो जगह पे एंटर करता है, DHAP और PGL की जगह पे ग्लिसरॉल, और एसिटाइल कोएंजाइम ए से फैटी एसिड। ऐसे ही प्रोटीन्स के जो अमाइनो एसिड होते हैं वो तीन जगहों पर एंटर करते हैं। कितनी जगहों पर? एक वो पायरुविक एसिड बनाकर, दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाकर, और तीसरा। तो आप बताइए कि ये तीनों प्रोसेस क्या हो गए? कैटाबॉलिक, क्योंकि तोड़ा जा रहा है। तीनों प्रोसेस कैसे हो गए? कैटाबॉलिक, क्योंकि इनको तोड़ा जा रहा है। हाँ या ना? और आप बताइए अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, क्या बोलेंगे हम? एक सिंपल एसिड है। और जब एक अमाइनो एसिड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में बदलेगा तो उसमें से अमाइनो ग्रुप को क्या कर देंगे? निकाल देंगे। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम डी अमाइनेशन है। क्योंकि आप अमाइनो एसिड को किस में बदल रहे हैं? सिंपल एसिड में। तो बताइए अमाइनो ग्रुप को आप क्या कर रहे हैं? रिमूव। सही है? लेकिन अब आपको यह समझना होगा कि जरूरत पड़ने पर इस पायरुविक एसिड से दोबारा अमीनो एसिड को बनाया जा सकता है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एनाबॉलिक। ऐसे ही अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से दोबारा बनाया जा सकता है अमीनो एसिड को, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक। मतलब ये हो जाएगा अमाइनेशन। अमीनो एसिड को सिंपल एसिड में बदला तो बोलो डी अमाइनेशन। सही है बात या नहीं? और अगर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एसिड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हो जाएगा क्या? अमाइनेशन। डी अमाइनेशन अमीनो ग्रुप का निकलना, अमाइनेशन मतलब अमीनो ग्रुप का जुड़ना। सही है? लेकिन आप बताइए कि DHAP से क्या बन सकता है? तो ये प्रोसेस कैसा हो गया? आप बताओ एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या बन सकता है? तो ये प्रोसेस कैसा हो गया? सही है? आप बताइए जैसे सक्सिनल कोएंजाइम ए है ना, इससे भी बनाया जा सकता है काफी कुछ। पूछो क्या क्या? बोलो। एक तो क्लोरोफिल, दूसरा बोलो साइटोक्रोम,
तीसरा बोलो हीमोग्लोबिन। ये सब किससे बनाया जा सकता है? सक्सिनल कोएंजाइम ए से। किससे? तो आप बताइए कि भाई जो रेस्पिरेशन के दौरान इंटरमीडिएट बनते हैं कार्बन कंपाउंड्स, वो दूसरे कंपाउंड्स का सिंथेसिस करने में प्रीकर्सर का काम कर लेते हैं। एनसीईआरटी का पेज नंबर है 227, चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसका इंट्रोडक्टिव पोर्शन है ना जो, तो वहां एक हेडिंग है डू प्लांट ब्रीथ। उसके ठीक ऊपर की जो इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन है ना, उसमें एनसीईआरटी लिखती है द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द respiration is used as precursor for the biosynthesis of other molecules of the cell। तो आप बताइए वो कार्बन स्केलेटन कौन है? बोलो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि पायरुविक एसिड, डीएचएपी, पीजीएल, एसिटाइल कोएंजाइम ए, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, सक्सिनल कोएंजाइम ए। These are the carbon skeleton, carbon containing compounds and used as the precursor for the biosynthesis of other molecules of the cell। तो सेल के दूसरे मॉलिक्यूल्स का क्या कर सकते हैं? हाँ, फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आप बताइए रेस्पिरेशन तोड़ने के लिए होता है कैटाबॉलिक या फॉर्मेशन के लिए होता है एनाबॉलिक? दोनों ही होता है। इसीलिए आप बताइए कि रेस्पिरेशन को हम एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबॉलिक पाथवे। तो आप बताएंगे कि रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो क्या है ये? एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। कौन? हाँ, तो रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक पाथवे। इसमें कोई इशू नहीं बनता बेटा, नहीं बनता। इसका कोई सोर्स नहीं है। कोई अगर आपको बनवा भी दे तो सोर्स पूछेंगे तो उनके पास है ही नहीं, किताबों में कहीं पर नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं एरो लगाता ही नहीं उधर से एसिटाइल कोएंजाइम ए से। आपकी कॉपी में ऐसा हुआ है? करना भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि पुरानी चीजें हैं तो पहले करवा देते थे, मैं भी करवा देता था कि ऐसे इससे हो जाता है। लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए से अमीनो एसिड का बनना कोई सोर्स, हमारे पास पायरुविक एसिड का सोर्स है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का सोर्स है ना? पेज नंबर देखो 204 एनसीईआरटी का 204। यहां एक हेडिंग है, मिलेगी आपको फेट ऑफ अमोनिया। उसमें फर्स्ट हेडिंग मिलेगी आपको रिडक्टिव अमाइनेशन। है क्या? उसमें इक्वेशन देखो, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड प्लस अमीनो ग्रुप प्लस NADPH2 कन्वर्ट्स इनटू ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट अमीनो एसिड बन रहा है ना? तो इसका सोर्स है हमारे पास बेटा, उसमें है नहीं, मिनरल्स वाला चैप्टर है वो, तो नहीं एनसीईआरटी आपके पास। चलें भी आगे चलें, हैं? अब देखो एनसीईआरटी पेज नंबर 234 पे हेडिंग है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। क्या लिख रही है एनसीईआरटी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की पहली लाइन में? कि इट इज पॉसिबल टू मेक द कैलकुलेशंस ऑफ द नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर द एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज्ड, बट इन रियलिटी दिस इज ओनली ए थियोरेटिकल एक्सरसाइज। आप एटीपी की काउंटिंग करना आपके लिए पॉसिबल है और हमने किया भी है, लेकिन ये केवल एक क्या है? थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है। आप पेन कॉपी लेकर बोर्ड पे मार्कर से आप काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन सेल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, लिविंग सिस्टम के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। फिर एनसीईआरटी लिखती है कि दीज कैलकुलेशंस आर मेड ओनली बेस्ड ऑन सम अंजम्पशंस। अंजम्पशंस मतलब होता है कल्पनाएं, ऐसा होता नहीं है लेकिन हमने मान लिया। आप अभी इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर हैं, वैसे अगर देखा जाए तो थर्ड फ्लोर है, नाम इसका सेकंड फ्लोर है क्योंकि ग्राउंड एम फर्स्ट और सेकंड है, सही, मेंटेनेंस फ्लोर है बीच में एक। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कितने फ्लोर हो गए? 4। तो आप इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर हैं? फोर्थ पर। और अब आप ये कहते फिरो कि मैं तो हवा में हूं, तो वो बेवकूफी है। आप हैं फोर्थ फ्लोर पे लेकिन आप हवा में नहीं है, टिके हुए तो आपके पैर जमीन पे ही है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? अंजम्पशंस, कल्पनाएं, ऐसा होता नहीं है लेकिन हमने मान लिया है। अब वो अंजम्पशंस क्या है? एनसीईआरटी ने वो कल्पनाएं आपको 4 डॉट में लिख के दी। पहला डॉट पढ़ो,
एनसीईआरटी कह रही है कि ये कैलकुलेशन हम तब कर पाए जब हमने सीक्वेंस में सभी प्रोसेस पढ़े। हमने कहा पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ईटीएस होता है। बोलो ऐसा नहीं है। सेल के अंदर ये चारों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं। सेल के अंदर ये चारों प्रोसेस साइमल्टेनियसली ही चलते हैं। समझ रहे हैं? साइमल्टेनियसली चलने का मतलब एक के बाद एक के बाद एक होते जा रहे हैं सारे के सारे प्रोसेस। यस और नो? नहीं, सब एक साथ चलते हैं। अब आप सोचो, गर्मियों के दिन है, मार्केट के अंदर आजकल आप जूस पीने जाते हैं, भी जूस पियेंगे ही ना, अभी गर्मियां आ गई हैं। तो आप सोचो 3 जूसर हैं, ए, बी और सी। ए को 1 घंटा चलाया, बी को 1 घंटा चलाया, सी को 1 घंटा चलाया, तो पता किया कि ए ने इतना जूस बना दिया, बी ने इतना बना दिया, सी ने इतना बना दिया, क्योंकि तीनों को अलग अलग चलाया। लेकिन आप सोचो तीनों जूसर एक साथ चलाए जाए 1 घंटे के लिए और सबका जूस एक ही बर्तन में निकाला जाए, तो बताओ किसने कितना बनाया? नहीं पता। मैं वही कहना चाह रहा हूं, जब सारे प्रोसेस एक साथ चलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसका NADH2 किसका FADH2 कहां से एंटर कर रहा है, कैसे एंटर कर रहा है, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। तो कैलकुलेशन करना पॉसिबल लिविंग सिस्टम में नहीं है, क्योंकि सारे प्रोसेस एक के बाद एक नहीं, साइमल्टेनियसली चलते हैं। दूसरा पॉइंट देखो अजम्पशन का, ग्लाइकोलाइसिस का बनने वाला जो NADH2 है ना, ये वाला, हमने मान लिया ये पक्का किस में जाएगा? ETS में। और क्या बनाएगा? ATP। बोलो ऐसा जरूरी? ये NADH2 सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर किसी दूसरी रिएक्शन में भी काम आ सकता है, और अगर वो किसी दूसरी रिएक्शन में काम आएगा तो ये कैलकुलेशन आपकी उतनी ठीक नहीं रहेगी। सही है? ये हमने कैलकुलेशन तब की जब हमने ये माना कि NADH2 पक्का ETS में जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये श्योर नहीं है। थर्ड अंजम्पशन, ये कैलकुलेशन हमने तब की जब हमने ये मान लिया कि ग्लूकोज से PgAl बनेगा तो पक्का पायरुविक एसिड बनेगा। बोलो ऐसा जरूरी? ये PgAl DHAP को बना के ग्लिसरॉल भी बना सकता है। हमने ये कैलकुलेशन तब की जब हमने मान लिया कि पायरुविक एसिड पक्का किस में बदलेगा। जरूरी नहीं है, वो हो सकता है कि वो अमीनो एसिड को बना ले। तो बीच में से किसी भी कंपाउंड को निकाला जा सकता है और किसी भी कंपाउंड को अंदर डाला जा सकता है, तो कैलकुलेशंस आपके सेट बैठेंगी ही। अच्छा मुझे बताओ, सेल ने पायरुविक एसिड क्यों बनाया? क्यों बनाया सेल ने पायरुविक एसिड? चलो ये बता दो, सेल ने अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड क्यों बनाया? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड क्यों बनाया? ऐसे आज के बाद बताना हमें नहीं पता, और तुम्हें सच में नहीं पता। फिर बच्चा कहता किसको पता है? बोलो सेल को पता है। उसको पता है कि मेरे ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड अभी किसी काम का है, मुझे आगे इसको क्रेब्स साइकिल में लेकर जाना है या इससे कोई और कंपाउंड बनाना है। इसलिए हमने जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो हमने कहा था फेट ऑफ पायरुवेट डिपेंड्स ऑन द सेल्यूलर नीड। सेल की नीड पर डिपेंड करता है वो फेट ऑफ द पायरुवेट। तो यहां ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड आपने बनाए हैं, इनका आगे क्या होगा? बोलो हमें, तो फिर किसको पता है? हाँ सेल को पता है, बोलो हमें नहीं पता। और फोर्थ अजम्पशन क्या है? बोलो हमने ये कैलकुलेशन तब की जब हमने ये मान लिया कि ग्लूकोज ही क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्टेट। लेकिन ये बात सही नहीं है। बोलो यहां फैट और प्रोटीन्स भी रेस्पिरेटरी सबस्टेट हो सकते हैं, तो ये कैलकुलेशन आपकी ठीक नहीं बैठेंगे। इसलिए एनसीईआरटी आगे क्या लिखती है? बट दिस काइंड ऑफ अंजम्पशंस आर नॉट रियली वैलिड इन द लिविंग सिस्टम। फिर इसने इन चारों अंजम्पशंस को ठीक किया। पढ़ो आगे की लाइन। ऑल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली, नोट अकर्स आफ्टर वन अनदर। यस और नो? आगे जैसे वो उनकी जरूरत होती है उनको निकाला भी जा सकता है, डाला भी जा सकता है। आगे रेस्पिरेशन में केवल एटीपी बनता नहीं है, यूटिलाइज भी किया जा सकता है एज रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। और जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, उनके चलने का मल्टीपल मींस है। मल्टीपल मींस मतलब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड किसी एक रिएक्शन के लिए नहीं बनाया जाता, मल्टीपल वर्क करने के लिए बनाए जाते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। सही है?
फिर बच्चा कहता है कि सर क्या इस कैलकुलेशन को पढ़ना है, मैं कहता हूं यस। वो कहता है क्या इस कैलकुलेशन से क्वेश्चन आते हैं, मैं कहता हूं यस। तो बच्चा कहता है एक तरफ तो आप कह रहे हो कि रियली वैलिड नहीं है लिविंग सिस्टम में, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि इसको याद करना है, तो ऐसा क्यों? आगे एनसीईआरटी जवाब देती है कि येट these calculations are useful to the appreciate the beauty and the efficiency of the respiration। आप बताइए कि रेस्पिरेशन कितना सुंदर है, ब्यूटी कितना एफिशिएंट है, ये बताने के लिए आपको क्या करना होता है, इस कैलकुलेशन को पढ़ना होता है। कैसे? इसको ऐसे सीखिए। आप बताइए ग्लूकोज था C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 कन्वर्ट्स इनटू 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एनर्जी कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 686 किलो कैलोरी एनर्जी। तो आप बताइए वन ग्लूकोज एनर्जी कितनी? 686 किलो कैलोरी। और आप बताइए एक एटीपी में 8.1 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। एक एटीपी में 8.1 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। आपने टोटल एटीपी कितने बनाए? 38 को आप मल्टीप्लाई करिए 8.1 के साथ, तो आपके पास आएगा 307.8 किलो कैलोरी एनर्जी। कितना आएगा? तो आप बताइए कि अगर आपको यहां बताना है रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी को, किसको बताना है? तो ये होगा 307.8 डिवाइडेड बाय 686 इंटू 100। तो आपका आंसर आएगा 44.8, मींस लेस देन 45%। 44.8 आएगा ना, तो बोलो लेस देन 45%। तो आप बताइए ग्लूकोज में टोटल एनर्जी कितनी थी, उसका कितना हिस्सा है जो आप एटीपी में कन्वर्ट कर पाते हो? तो फिर पूछो मोर देन 55% एनर्जी कहां गई? हीट लॉस हो गया। यही मैंने पहले भी समझाई थी आपको बात। एनसीईआरटी में आओ पेज नंबर 228 पर, 228 नंबर पेज एनसीईआरटी का है, सेकंड पैराग्राफ है। इक्वेशन दी है एनसीईआरटी ने यहां पर, इसके ठीक ऊपर की लाइन पढ़ो। द कंप्लीट कंबंशन ऑफ द ग्लूकोज produces CO2 and water as the end product and most of the energy given out as the heat, most of the। इसका मतलब कल को अगर आपसे पूछा जाए कि रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट होती है या हीट लॉस होता है, तो आपका आंसर होगा कि ज्यादा एनर्जी हीट लॉस होता है। और बताइए इस एफिशिएंसी को, अब आपसे पूछा जाए रेस्पिरेशन कितना सुंदर है, आप बताइए लेस देन 45% सुंदर है, बाकी नहीं। अगर आपसे पूछे रेस्पिरेशन कितना एफिशिएंट है, तो आप बताएंगे लेस देन 45%। बस इस कैलकुलेशन को पढ़ने के चक्कर में ये सब किया जाता है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बात? बढ़े आगे, चलिए। अब हमें बात करनी है, बोलो, एनारोबिक रेस्पिरेशन की। किसकी? हमारे पास था ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनाया पीजीएल, पीजीएल से बनाया पायरुविक एसिड। क्या बनाया? बोलो, C3H4O3। आप बताइए ग्लूकोज से जब पीजीएल बना रहे थे तो 2 एटीपी कंज्यूम किए और 4 एटीपी बनाए, हा या ना? और साथ ही साथ इस रिएक्शन में यहां NAD+ को NADH2 में बदला। और आप बताएंगे कि जो पीजीएल था उसने हाइड्रोजन दिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस में हाइड्रोजन डोनर कौन है, तो आपका आंसर होगा कि वो हाइड्रोजन डोनर पीजीएल है। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इज द हाइड्रोजन डोनर। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इज हाइड्रोजन डोनर। सही है? अब आप बताओ कि भाई जो पायरुविक एसिड था, अगर एनएरोबिक कंडीशंस है
कैसी कंडीशंस हैं? एनएरोबिक कंडीशंस है। तो एनएरोबिक कंडीशंस में यहां पर फॉर्मेशन किसका होगा? तो हम बताएंगे CH3CHO, एसिटैल्डिहाइड का। आप पाइरुविक एसिड में कार्बन देखिए कितने हैं, इधर कार्बन काउंट करिए, 2। तो आप बताइए एक तो कार्बन निकलेगा। इधर हाइड्रोजन देखिए, इधर हाइड्रोजन 3 और 1 पूरे हैं। इधर ऑक्सीजन देखिए, इधर ऑक्सीजन देखिए, इसका मतलब यहां से पूरा एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। सही है। और फिर आप बताओ कि ये एसिटैल्डिहाइड जो है वो आगे कन्वर्ट होगा एथाइल अल्कोहल में C2H5OH, एथाइल अल्कोहल में C2H5OH में। सही है। और जब ये ऐसा होगा तो यहां कार्बन काउंट करो, इधर कार्बन देखो, इधर ऑक्सीजन देखो, इधर ऑक्सीजन देखो, इधर हाइड्रोजन देखो, इधर हाइड्रोजन देखो। तो फिर 2 हाइड्रोजन कहां से आए? तो बोलो जो NaDH2 हमने वहां बनाया था वो NaDH2 यहां यूज हो जाएगा, और NaDH2 के जो हाइड्रोजन्स हैं ये हाइड्रोजन्स एसिटैल्डिहाइड ले लेगा, ये हाइड्रोजन्स एसिटैल्डिहाइड ले लेगा और NaDH2 से NAD+ फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? समझ पाए या नहीं समझ पाए? इसका मतलब यहां जो एसिटैल्डिहाइड है ये हाइड्रोजन का क्या होगा? एक्सेप्टर। और इसे कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमें किस में पढ़ना है? ईस्ट में। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? वो यहां पर है, समझ रहे हैं? ईस्ट में। ऐसे आपको बताना है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो यहां पर फॉर्मेशन करते हैं लैक्टिक एसिड का। किसका? इसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O3। और लैक्टिक एसिड बनते टाइम बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता पायरुविक एसिड से। जैसे अल्कोहल बनते टाइम तो बीच में क्या आता है? इंटरमीडिएट आता है। कौन? एसिटैल्डिहाइड। लेकिन इधर ऐसा कोई नहीं है। और आप बताएंगे कि यहां अगर आप देखें तो C3O3 C3O3 H4H6 तो हाइड्रोजन यूज करने हैं। तो आपको बताना है कि NaDH2 किस में बदल जाता है? NAD+ में। और ये हाइड्रोजन कौन लेता है? पाइरुविक एसिड। तो पाइरुविक एसिड यहां पर किसका काम कर रहा है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर का। तो अगर आपसे पूछें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में हाइड्रोजन डोनर कौन, और अल्कोहल बनते टाइम हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन? हाँ, और लैक्टिक एसिड बनते टाइम हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन? आप बताइए कि ड्यूरिंग द ETS या एरोबिक रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग द ETS और द एरोबिक, if final electron acceptor is external is required, external electron acceptor is required, that is oxygen, जो बाहर से आता है। लेकिन ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन कोई हमारा ही इंटरमीडिएट हाइड्रोजन का क्या होता है? डोनर। और बीच में ही कोई हाइड्रोजन एक्सेप्टर इंटरमीडिएट होता है। बाहर से किसी की जरूरत नहीं होती। बोलो घर की बात घर में ही रह जाती है। इसलिए बिना ऑक्सीजन के चल जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। डोनर भी मेरा, एक्सेप्टर भी मेरा, डोनर भी मेरा, एक्सेप्टर भी मेरा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बाहर से किसी भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसलिए आप बताइए एनारोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के चल जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक फाइनल एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ईस्ट में ये जो अल्कोहल है, आप बताओ ऐसा, ये अप टू 13% अल्कोहल बना सकता है। इससे ज्यादा अल्कोहल का फॉर्मेशन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 13% या 13% से ज्यादा अगर अल्कोहल बन जाती है तो आप बताइए उससे यीस्ट सेल की क्या हो जाती है? डेथ। तो आप बताओ कि यीस्ट इतना अल्कोहल क्यों बनाए कि खुद ही मर जाए? इसलिए एनसीईआरटी ने जहां आपसे एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको पढ़ाया है उसके ठीक साथ में बोल्ड करके क्वेश्चन पूछा है,
what then would be the maximum concentration of the alcohol is obtained in the naturally fermented solutions? तो आपका आंसर आएगा 13%। इससे ज्यादा अल्कोहल नहीं आपको मिल सकती। फिर उसके बाद नीचे ही एक क्वेश्चन और पूछा एनसीईआरटी ने, पढ़ो। हाँ, तो आप बताइए कि भाई 13% से ज्यादा अगर आपको अल्कोहल लेनी हो और मार्केट में 80, 85, 90% तक अल्कोहल आ रहा है, तो अगर आपको अल्कोहल आपको इससे परसेंटेज ऊपर लेना है तो कैसे ऑब्टेन करोगे? तो बोलो आर्टिफिशियल मेथड डिस्टिलेशन से। और डिस्टिलेशन आपके सिलेबस में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर दिया गया है, हाँ या ना? दूसरा आपको याद करना है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, कौन, इससे आपको बताना है कि लेस देन 7% एनर्जी ऑब्टेन, लेस देन 7% एनर्जी ऑब्टेन एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। आप बताओ एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल एटीपी कितने बनते हैं? 38। अब 38 का 7% निकालो, कितना आएगा भाई? 38 का 7% अगर आप निकालते हो ना, तो कितने एटीपी आता है? बोलो 2.66 एटीपी, हाँ ना? आप बताओ आपने यहां क्या बनाया था, वो यहीं यूज कर दिया, इसका तो कोई फायदा है ही नहीं। आपने एटीपी यूज कितने किए, बनाए कितने, आपको मिले कितने? तो आप बताओ एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको कितने एटीपी मिलते हैं? 2 एटीपी मिलते हैं, हाँ या ना? 38 का 7% कितना है? तो बताओ 2.66 एटीपी 7% है, आपको मिला कितना है? तो 7% से कम है या ज्यादा है? इसलिए कहते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस देन 7% एनर्जी ऑब्टेन होती है। ठीक है। तीसरी बात, अल्कोहल बनाते टाइम NaDH2 को Na+ में बदलने वाले एंजाइम का नाम अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज है, और पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनते टाइम NaDH2 को Na+ में बदलने वाले एंजाइम का नाम लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज है। क्या नाम है? तो एक का नाम है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, एक का नाम है अल्कोहल। एक एंजाइम और है जो NaDH2 को Na+ में बदलता है, पूछो कौन सा? ETS का पहला कॉम्प्लेक्स, ETS का पहला कॉम्प्लेक्स NaDH डीहाइड्रोजिनेज, ये भी NaDH2 को किस में बदलता है? तो आप बताइए, बेसिकली 3 हमारे पास ऐसे एंजाइम हैं जो NaDH2 को किस में बदल देते हैं, जिसमें से एक एंजाइम का नाम है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, एक एंजाइम का नाम है, और एक एंजाइम का नाम है NaDH डीहाइड्रो। बात आती है कि तीनों में से सबसे फास्ट एंजाइम कौन सा? बताइए, NaDH डीहाइड्रोजिनेज। तो NaDH2 को Na+ में कौन सा एंजाइम फास्ट कन्वर्ट कर देता है? तो आप बताइए, NaDH डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। पेज नंबर खोलिए एनसीईआरटी का 235। ऊपर ऊपर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस हैं 3 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट पढ़िए, क्लियर है? दूसरा पॉइंट पढ़िए, न्यू ओल्ड कोई भी पढ़ लो, 235 ही पढ़ना है आपको। तो दूसरा पॉइंट पढ़ लिया, अब तीसरा पॉइंट पढ़िए। NaDH2 से Na+ में कन्वर्जन स्लोअर होता है एज कंपेयर टू एरोबिक, और एरोबिक रेस्पिरेशन में ये मोर विग्रस, ऐसे लिख रही है एनसीईआरटी, मतलब फास्ट होता है ये प्रोसेस। क्लियर है यहां तक? एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कंप्लीट। अब हमें बात करनी है लास्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है? RQ। इसका मतलब है CO2/O2। आपने कितनी CO2 बनाई और आपने कितनी O2 यूज की, इस रेशो का नाम,
इसमें सबसे पहले नंबर पे याद करेंगे किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को। इसके लिए अगर आप देखें तो C6H12O6 6O2 कन्वर्ट्स इनटू 6CO2, तो RQ आएगा 6CO2 अपॉन 6O2 इज इक्वल टू 1। तो कार्बोहाइड्रेट्स का RQ कितना होता है? दूसरे नंबर पे RQ किसका बताया गया? एनसीईआरटी ने फॉर्मूला दिया C51H98O6, इसके कितने मॉलिक्यूल? और 145 ऑक्सीजन आपने कंज्यूम करी, लेकिन 102 CO2 आपने बनाई। बताइए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ट्राईपामिटीन का फॉर्मूला है, और ट्राईपामिटीन एक फैटी एसिड है। क्या है? और इसका अगर आप RQ निकालेंगे तो 102 CO2 अपॉन 145 O2 इज इक्वल टू 0.7 RQ आएगा इसका। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम किसकी? प्रोटीन्स की। और आप बताइए प्रोटीन्स की नहीं, बेसिकली हमें बात करनी है किसकी? अमीनो एसिड्स की। और अमीनो एसिड्स के लिए RQ अप्रोक्सीमेटली 0.9 के अराउंड आता है, जो कि एनसीईआरटी ने हमें लिख के दिया है। आप याद रखिए एनसीईआरटी कह रही है पेज नंबर 236 पर, जहां हेडिंग है ना रेस्पिरेटरी क्यूसेंट, जहां फॉर्मूला दिया है ना आपको, फॉर्मूला के ठीक नीचे की लाइन में एनसीईआरटी लिख रही है द वैल्यू ऑफ द RQ इज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। लिखा है नहीं लिखा? यस और नो? क्यों? इसका आंसर है लास्ट लाइन। लास्ट की 3 लाइनें पढ़ोगे कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट in living organism respiratory substrates often more than one, often ज्यादातर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एक सेल में एक से ज्यादा ही होते हैं। और फिर लास्ट लाइन में क्या लिख रही है एनसीईआरटी? सही बात है, बोलो कार्बोहाइड्रेट जैसा था वैसा ही रेस्पिरेशन में यूज आ गया, लेकिन प्रोटीन यूज नहीं आते। प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स यूज आते हैं, फैट्स यूज नहीं आते। फैट्स के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यूज आता है। तो क्या फैट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? नहीं, उनके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। क्या प्रोटीन्स होते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? नहीं, उनके अमीनो एसिड होते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इसलिए यहां पर जो 0.7 आपको RQ बताया गया है वो ट्राईपामिटीन का बताया गया, ना कि फैट का। और ये 0.9 जो आपको बताया गया है बच्चे RQ, वो किसका बताया गया है? एग्जैक्टली exactly. कोई इशू? देखो फिर चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई बात, कोई लाइन ऐसी जो आपको पूछनी हो तो मुझसे पूछो, जल्दी से नजर दौड़ाओ पूरे चैप्टर पे, पूरे चैप्टर पे, पूरे चैप्टर पे जल्दी से नजर दौड़ाएंगे। कोई इशू होगा तो मुझे बताएंगे। शुरू से एंड तक पेजेस घुमाते जाइए। किसी लाइन वर्ड में कोई प्रॉब्लम हो तो बात करेंगे। जर्मिनेटिंग सीड्स में आपको ये बताना है कि अगर फर्मेंटेशन शुरू हो रहा है तो लैक्टिक एसिड नहीं, अल्कोहल बनेगा। प्लांट्स में अल्कोहल बनता है ना? लैक्टिक एसिड एनिमल सेल्स में बनता है। तो नहीं तेरी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनाया था, अगर याद हो तो। सर बताते हैं कि जब मसल्स फटीग हो जाती हैं, थक जाती हैं, तो उनको ऑक्सीजन मिलता नहीं है प्रॉपर, तो उस टाइम पे फिर वो लैक्टिक एसिड बनाती हैं, जिससे पेन फील करते हैं आप। आर को डिफरेंस नहीं करना है आपको, है ना? वो आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, आप पेन कॉपी लेके अभी काउंटर पे मिली आपको बता दूंगा मैं, है ना? जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स जो होते हैं उनका RQ लेस देन 1 होता है, लेकिन जो मैच्योरिंग होते हैं उनका मोर देन 1 होता है। दोनों में फर्क है छोटा सा। आपने लिखा होगा एनसीईआरटी में, सर ने पढ़ाया होगा आपको, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको करना भी नहीं है। ठीक है? क्योंकि मुझे कितना आता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में कितना आता है, और एग्जाम में केवल एनसीईआरटी आती है।
इसको करिए आप। अभी आप मुझसे पेन कॉपी लेके काउंटर पे पूछ लीजिए, बता दूंगा मैं आपको। सर ने केवल लिखवाया होगा आपको, ये बताया थोड़ी होगा। मैं तुझे बता भी दूंगा, अभी बता देता हूँ। हाँ जी, ठीक है फिर आओ तुम, पेन कॉपी लेके बताता हूँ मैं।